अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लैब में हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइनो फास्फोनिक एसिड बाय मैनिक टाइप रिएक्शन। अभी तक लैब में हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं वो या तो सिंगल कंपोनेंट रिएक्शन है जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर बाय कंपोनेंट रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया फंक्शनल ग्रुप बना रहे होते हैं, जैसे कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन या अमाइड सिंथेसिस। आज की लैब में हम मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं जिसमें दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल के एक मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है। तो यही इस रिएक्शन की ब्यूटी है कि हम एक ही वक्त में एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम इस मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन की यूटिलिटी की बात करें तो ज़्यादातर मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन जितने भी हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। वो उनका जो मीडियम ऑफ रिएक्शन होता है वो वाटर होता है और उसके अंदर हमें इतने ज़्यादा कैटलिस्ट भी यूज़ नहीं करने पड़ते। दूसरी यूटिलिटी मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन की ये है कि आमतौर पे हमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जनरेट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए होता है, जैसे कि हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट में देखते हैं, या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन, डिल्स-अल्टर रिएक्शन या ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन के अंदर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जनरेट होता है। लेकिन मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन के अंदर हम कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जनरेट कर रहे होते हैं और ये अलोंग विद द अदर फंक्शनैलिटी लाइक अमाइनो ग्रुप्स और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बाय यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंडीशंस। तो आज के रिएक्शन में भी हम मैनिक रिएक्शन ट्राई करने जा रहे हैं जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 इज़ अमाइन ग्रुप, सेकंड वन इज़ एल्डिहाइड ग्रुप एंड थर्ड वन इज़ एक्टिव मैथिलीन ग्रुप। एक्टिव मैथिलीन ग्रुप से मुराद मेरी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है जो अल्फ़ा पोजीशन के हाइड्रोजन को एसडी कर देता है। जो अमीन हम यूज़ करते हैं उसके अंदर भी चॉइस है कि हम प्राइमरी अमीन यूज़ करें या सेकेंडरी अमीन यूज़ करें, और एल्डिहाइड के अंदर भी हम डिफरेंट एल्डिहाइडिक डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं। मैनिक टाइप रिएक्शन की जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो होती है अल्फ़ा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड्स, और इसके जो 3 रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं के अंदर वेरिएशन ला के हम डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और हम डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव अल्फ़ा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड के डिफरेंट डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, जैसे अल्फ़ा अमाइनो अल्कोहल्स, बीटा अमाइनो एसिड्स, लैक्टम पेप्टाइड्स और फोटो रिस्पॉन्सिव अमाइनो एसिड्स। आज के रिएक्शन में भी हम एक मैनिक रिएक्शन की मॉडिफिकेशन को ट्राई करने जा रहे हैं जिसमें हमने जो एसडी ग्रुप है, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है, उसको रिप्लेस करेंगे फास्फोरस एसिड से। तो अभी चलते हैं हम कौन से रिएक्टेंट आज यूज़ करने जा रहे हैं। तो आज के एक्सपेरिमेंट में जो रिएक्टेंट यूज़ होंगे वो ब्यूटाइल अमीन प्राइमरी अमीन है। इसके अलावा जो हम एल्डिहाइड ग्रुप यूज़ करेंगे वो फॉर्मेल्डिहाइड है, और तीसरा कंपोनेंट जो है वो फास्फोरस एसिड है। इस रिएक्शन की अगर सेटअप की बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर हमें जो ग्लासवेयर यूज़ करना है वो 2 नेक राउंड बॉटम फ्लास्क है, और उसके साथ हम एक एंड के ऊपर रिफ्लेक्स कंडेंसर को अटैच करेंगे और दूसरे एंड के ऊपर हम ड्रॉपिंग फनल यूज़ करेंगे। ड्रॉपिंग फनल हम डेफिनेटली रिएक्शन काइनेटिक्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, और ड्रॉपिंग फनल के अंदर जो हम रिएक्टेंट लेंगे वो फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन होगा। तो चले चलते हैं अब हम रिएक्शन के सेटअप की तरफ। तो रिएक्शन सेटअप में हमें जो चीज़ यूज़ करनी है वो राउंड बॉटम फ्लास्क है, 2 नेक राउंड बॉटम फ्लास्क। तो इसको हम फिक्स कर लेंगे इसके एक एंड को। उसके ऊपर कंडेंसर आ जाएगा। और जो सेकंड एंड है वहाँ से हम मुख्तलिफ रिएक्टेंट को ऐड करते रहेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐड करना है 2.45 ml then butylamine. ये मैंने इसके अंदर 2.45 ml ब्यूटाइल अमीन ऐड कर दिया जो कि 25 मिलीमोल है। सेकेंडली अब मुझे सॉल्यूशन बनाना है फास्फोरस एसिड का वाटर के अंदर। तो ये मैंने वे कर लिया 4 ग्राम ऑफ फास्फोरस एसिड। इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे 5 ml वाटर के अंदर। तो ये मैंने 5 ml वाटर ऐड कर दिया और इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। इसको मैं ऐड कर देता हूँ रिएक्शन ग्लास के अंदर। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने फास्फोरस एसिड अमीन के अंदर ऐड किया है तो फ़ौरन से फ्यूम्स बने हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये फ्यूम्स क्यों बने हैं? अब मुझे इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर 5 ml कंसनट्रेटेड HCl ऐड करना है। और अगेन एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि हम HCl क्यों ऐड कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को केयरफुली नोट कीजिए और इनका पर्पस जो है वो आप रिजल्ट एंड डिस्कशन के पोर्शन के अंदर लैब रिपोर्ट में बता सकते हैं कि मुख्तलिफ एजेंट हमने क्यों यूज़ किए। ये कंसनट्रेटेड 5 ml HCl सॉल्यूशन रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऐड कर रहा हूँ। और जैसे ही ये एडिशन हो रही है आप देख सकते हैं इसके अंदर से बहुत सारे फ्यूम्स निकल रहे हैं। तो आपको अगर इसकी कोई रीज़न समझ आ रही है तो प्लीज़ उसको बताइएगा। ये एडिशन कंप्लीट हो गई है। मैं आपको बताना भूल गया, जो फास्फोरस एसिड था उसके जो मिलीमोल्स हमने यूज़ किए हैं वो 50 मिलीमोल्स हैं, और जो हमने ब्यूटाइल अमीन यूज़ किया था उसके जो मिलीमोल्स थे वो 25 मिलीमोल्स थे।
अब मुझे ये करना है कि इसके ऊपर कंडेंसर को फिक्स करना है। और इसके सेकंड एंड के ऊपर ड्रॉपिंग फनल को अटैच कर देना है। और इस वक्त ड्रॉपिंग फनल को मैंने, अगर आप देखें तो इसको क्लोज कर दिया है ताकि कोई भी इसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो नीचे ना जा सके। तो अब मैं इस की हीटिंग को ऑन कर देता हूँ। इस रिएक्शन के अंदर जो हमने रिएक्शन मीडियम यूज़ किया है वो वाटर है, तो इसका जो टेम्परेचर आइडियली सेट करना चाहिए वो मैं 110 तक कर रहा हूँ। इसके अलावा जो इसके RPM हैं उनको 500 के ऊपर मैं सेट कर रहा हूँ। और टेम्परेचर को नोट करने के लिए जो सेंसर है उसको मैं ऑयल बाथ के अंदर डिप कर रहा हूँ। इस वक्त जो करंट टेम्परेचर चल रहा है वो 21 डिग्री है। अब मुझे ऐसे करना है कि जो ड्रॉपिंग फनल है उसके अंदर 8 ml तक फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन लेना है। ये 8 ml फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन जो 100 मिलीमोल है रिएक्शन का, उसको मैंने ऐड कर दिया। और ड्रॉपिंग फनल क्लोज है। अभी हम ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्शन मिक्सर के अंदर ऐड करेंगे उस वक्त जब यह रिफ्लक्स के को अटेन कर लेगा, टेम्परेचर को अटेन कर लेगा। तो डेफिनेटली एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि हम क्यों फॉर्मेल्डिहाइड को ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं और उस पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं जब वो रिफ्लक्स कंडीशन में हो। तो आपने प्लीज़ इसको भी आंसर करना है। तो अभी हम वेट करते हैं कि ये रिएक्शन रिफ्लक्स करना शुरू कर दे और उसके बाद फिर हम इसकी एडिशन को कंट्रोल करेंगे। इन द मीन वाइल मैं यहाँ से वाटर को ऑन कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब इस रिएक्शन के अंदर रिफ्लक्स स्टार्ट हो चुका और रिफ्लक्स के लिए जो मुझे टेम्परेचर इसका सेट करना पड़ा वो 129 डिग्री है। तो अब रिफ्लक्स जैसे स्टार्ट हुआ, अब मैं ऐसे करूँगा कि इसके हमें ड्रॉपिंग को कंट्रोल करना है। तो हमें इस तरीके से इसके अंदर ड्रॉपलेट्स को ऐड करना है कि ये 1 घंटे के अंदर एडिशन कंप्लीट हो। तो बहुत स्लोली इसको एडिशन को स्टार्ट करना है। ड्यूरिंग द एडिशन अगर आपको ये लगे कि अब ये ड्रॉपलेट आ रहे हैं, ड्यूरिंग द एडिशन अगर आपको ये लगे कि ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो उसको 2 तरीक़ों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसकी नॉब को कंट्रोल कर लें। सेकंड वे ये है कि अगर ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो आप इसको कैप कर सकते हैं। जैसे ही कैप करेंगे तो उससे भी जो इसके अंदर प्रेशर होगा वो
उसको कंट्रोल करेगा ड्रॉपिंग को। ठीक है, तो अब इसको हमने छोड़ दिया 1 घंटे के लिए ताकि सारी एडिशन कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर हम इसके वर्कअप की तरफ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी एडिशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये हमें इसे वर्कअप की तरफ लेके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके जो ड्रॉपिंग का नॉब है उसको बिल्कुल क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद मैं इसकी हीटिंग को ऑफ़ कर दूंगा। यहाँ से हीटिंग को ऑफ़ कर दें। मीनवाइल जब तक ये बिल्कुल कूल डाउन नहीं होगा तब तक मैं इसके स्टरिंग को ऑफ़ नहीं करूँगा और वाटर फ्लो को ऑफ़ नहीं करूँगा। तो जैसे ये इसका टेम्परेचर नीचे आता है, रूम टेम्परेचर तक आता है या एटलीस्ट 40 डिग्री तक आता है, तब तक मैं इसका वाटर भी ऑफ़ नहीं करूँगा और इसकी स्टरिंग को भी चलने दूँगा। तो अब हम वेट करते हैं कि ये रूम टेम्परेचर तक आ जाए। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको डिसअसेंबल किया और कंसनट्रेट कर लिया है इसको ऑन रोटरी एवापोरेटर। तो आप ये देख सकते हैं जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये एक थिक सा लिक्विड है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम इसके नेक्स्ट प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो कि सॉलिड है, इसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे। उसके लिए हमने एथेनॉल को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे रखा हुआ है। तो अब इस हॉट एथेनॉल को हमने ट्रांसफ़र करना है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर और इसको डिज़ोल्व कर लेना है। तो ये हॉट एथेनॉल मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसको हॉट एथेनॉल में डिज़ोल्व कर लेना है और इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बीकर के अंदर। देखेंगे अभी भी इसकी वॉल के साथ वो थिक लिक्विड लगा हुआ है, तो कुछ एथेनॉल और ऐड करेंगे। इसके ये सब डिज़ोल्व हो गया, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हमें वेट करना है जितनी देर ये इसके अंदर क्रिस्टल अपीयर नहीं हो जाते। जब इसके अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे उसके बाद हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे और फाइनल प्रोडक्ट की जो यील्ड आएगी उसको नोट करेंगे। इस सारे प्रोसेस में आपने एक पॉइंट नोट किया होगा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है हमारा वो ब्यूटाइल अमीन था, जिसके हमने 25 मिलीमोल यूज़ किए और वो प्राइमरी अमीन था। सेकेंडली हमने क्रिस्टलाइन फास्फोरस एसिड के 50 मिलीमोल यूज़ किए हैं और फॉर्मेल्डिहाइड के 100 मिलीमोल। तो यहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये कि अगर हम प्राइमरी अमीन के बजाय सेकेंडरी अमीन यूज़ करें तो क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे बाकी 2 रिएक्टेंट हैं वो कितनी अमाउंट में या उनके कितने मिलीमोल यूज़ होंगे इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो प्लीज़ आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा और देखिएगा कि क्या डिफरेंस है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं विद प्राइमरी अमीन और विद सेकेंडरी अमीन। तो स्टूडेंट्स, ये तकरीबन 1 घंटा हो गया और इसमें अभी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। तो रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए 2 मेथड हैं जिसके ज़रिए आप इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसके नीचे सीड ऐड कर दें इसके अंदर, उससे क्रिस्टलाइजेशन जल्दी हो जाएगी, या फिर आप कोई चीज़ लेके पॉइंटेड इसको नीचे से स्क्रैच करें। तो आप देखेंगे कि कुछ देर पहले ये सॉल्यूशन क्लियर था, अब आहिस्ता आहिस्ता टर्बिड होता जा रहा है और इसके अंदर क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे जैसे मैं इसको स्क्रैच कर रहा हूँ वैसे वैसे ये और ज़्यादा टर्बिड होता चला जा रहा है, मिल्की होता चला जा रहा है और इसके नीचे अब आपको कुछ क्रिस्टल भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं इसे कुछ देर के लिए और रखूँगा और उसके बाद जब ये क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी
तो इसको हम फ़िल्टर कर लेंगे और इसकी फ़ाइनल यील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके जी, हम फाइनली इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रेसिपिटेशन हो गई है हमारे कंपाउंड की, और अब हम इसको फाइनली फ़िल्टर करेंगे और इसकी यील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो फिल्ट्रेशन के लिए हम जैसे कि पहले यूज़ करते रहे हैं एक फनल, प्रोडक्ट को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जी, ये फ़िल्ट्रेशन के बाद आपकी फ़ाइनल प्रोडक्ट है, जिसको अभी हमें ओवन के अंदर ड्राई करना है, और उसके बाद फिर हम इसका वेट कैलकुलेट करेंगे, जो मैं आपको इसके आईआर स्पेक्ट्रम के साथ भेज दूंगा। तो इसकी करैक्टराइजेशन के अंदर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट नोट करेंगे, प्लस इसका आईआर स्पेक्ट्रम लेंगे, और अगर पॉसिबल हो सका तो हम इसका NMR भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये थी आपकी लैब। होपफुली अगर सिचुएशन चेंज होती है तो मे भी आप इसको लैब में खुद से परफॉर्म कर सकते। ये 5 mm की NMR ट्यूब है। इसमें आप अपना सैंपल प्रिपेयर करेंगे। 500 माइक्रोलीटर में सैंपल को डिज़ोल्व करने के बाद इस ट्यूब में फिल आउट करना है, और ये स्पिनर है। इस स्पिनर में इस ट्यूब को प्लेस करना है इस तरह से, बहुत केयरफुली। और उसके बाद ये डेप्थ गॉज हम यूज़ करेंगे इसकी डेप्थ को मेजर करने के लिए। इस तरह से इसको मेजर करने के बाद हम ऑटो सैंपलर में प्लेस कर देंगे। यहाँ हमने पोजीशन नंबर 1 पे अपने सैंपल को प्लेस कर दिया। सैंपल को ऑटो सैंपलर में प्लेस करने के बाद आपने यहाँ आना है। यहाँ हम ब्रूकर टॉपस्पिन 4.1 सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे। यहाँ हमने कमांड लाइन में आपने कमांड टाइप करनी है SX स्पेस, और वो पोजीशन नंबर मेंशन करना है आपने जहाँ पर हमने सैंपल प्लेस किया है। यहाँ हमने सैंपल नंबर 1 पे प्लेस किया है, तो हम SX1 कमांड टाइप करने के बाद एंटर करेंगे और हमारा सैंपल मैग्नेट में इंजेक्ट होना स्टार्ट होगा।
लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। सैंपल इंजेक्शन के बाद लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगी और येलो लाइट आपको नज़र आएगी। इसका मतलब है सैंपल इंजेक्ट हो चुका है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। इंजेक्शन के बाद आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर में नज़र आएगा मेंशन हुआ सैंपल फ्रॉम होल्डर 1 इन मैग्नेट। ये इंडिकेट कर इस इंडिकेशन के बाद आप अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करेंगे जिस फाइल में आपने डेटा को एक्वायर करना है। फाइल क्रिएट करने के लिए आपने EDC कमांड टाइप करनी है और इस तरह से एक विंडो आपकी अपीयर होगी। यहाँ आपने सैंपल कोड मेंशन करना है नेम की जगह। फॉर एग्जांपल आप डेमो सैंपल कोड अगर दे देते हैं, इसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा हमारा ये डेमो फोल्डर में, और यहाँ आप यहाँ आप सैंपल जिस सॉल्वेंट में सैंपल प्रिपेयर किया है वो मेंशन कर दें, जैसे DMSO में हमारा सैंपल प्रिपेयर हुआ है। और इसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप, डेमो आप सैंपल कोड मेंशन कर दें और ओके करने के बाद ये फ़ाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल को आप थोड़ा सा आपने ओपन करना पड़ेगा। ये रहा हमारा फोल्डर। इस फाइल में हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने ओपन कर दिया। इसके बाद हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया है सैंपल प्रिपरेशन के लिए उसको लॉक करेंगे। लॉक की कमांड टाइप करने के बाद हम एंटर करेंगे, हमारे पास ये विंडो अपीयर हो जाती है। इसमें हमने DMSO सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। यहाँ आप देखेंगे हमारे पास लॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ लॉक गेन 88.0 मेंशन हुआ है, लॉक पावर मेंशन कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर। ये हमारा सैंपल लॉक हो गया है, लॉक एंड डन। लॉक कंप्लीट होने के बाद हम ट्यूनिंग एंड मैचिंग करेंगे, ऑटोमेटिक ट्यूनिंग एंड मैचिंग। उसके लिए हमारे पास कमांड है एटमा कमांड देने के बाद हम एंटर कर देंगे। ये देखिए ये वोबल कर्व अपीयर होगा यहाँ पर और उसको ट्यून एंड मैच कर रहा है, लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन मूव होगा ये। इस कर्व को इस रेड लाइन से मैच करना है यहाँ बॉटम से। एटमा सक्सेसफुली फिनिश्ड। उसके बाद हमने रोटेशन ऑन कर लेनी है। हमारा सैंपल जो मैग्नेट में है स्पिनर उसको रोटेट करेगा। RO ऑन, एंटर। आप यहाँ देखेंगे सैंपल इस वक्त स्टैटिक पोजीशन में, अब यहाँ रोटेशन में आ जाएगा। रोटेशन ऑन होने के बाद हमने सैंपल को शिम करना है। शिम के लिए हम टॉप शिम कमांड एंटर करेंगे और हमारे पास शिमिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास लॉक सिग्नल मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली शिमिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा। मैग्नेट में हमारा जो सैंपल है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको होमोजेनाइज करने का जो प्रोसेस है वो शिमिंग कहलाता है। यहाँ देखिए हमारे पास टॉप शिम सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये अपीयर हो गया है। उसके बाद हमने रिसीवर गेन लेना है RGA। नंबर ऑफ स्कैन देखिए NS एंटर, 32 स्कैन हैं, हम इसको 8 कर देते हैं। 8 नंबर ऑफ स्कैन परफॉर्म करेंगे हम और हम ZG कमांड एंटर करेंगे तो एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगी। एक्विजिशन के लिए हमें 32 सेकंड्स चाहिए। 8 स्कैन्स परफॉर्म कर रहे हैं, एक्विजिशन स्टार्टेड है और ये देखिए हमारी
ये FID एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है, ZG फिनिश्ड। उसके बाद हमने इस FID को प्रोसेस करना है EFP कमांड से, एंटर। ये देखिए आप, AP के कमांड दीजिए। ये जो इसकी बेस लाइन है उसकी करेक्शन के लिए APK और ABS। ये आपका सैंपल, इसका डेटा आपका एक्वायर हो चुका है। ये देखिए 2.5 2.4 पर आपकी DMSO की पीक है, और उसके अलावा यहाँ इस रीजन में आपके एरोमेटिक रीजन में पीक सप्लाई है।